अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी सेकेंड ईयर की क्लास आई1 पार्ट 2 अकाउंटिंग बेसिक टॉपिक चल रहा है, उसका लेक्चर नंबर 7। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमने लास्ट क्लास तक क्या क्या पढ़ लिया था। लास्ट क्लास तक हमने मेजर जो पॉइंट्स थे वो डिस्कस कर लिए। एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, ये कंप्लीट हो गया था। अच्छा, ये कंप्लीट होने के बाद हमने क्या किया था, इनकम और एक्सपेंस को भी पढ़ लिया। ठीक है। देखो, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है और ये फर्स्ट ईयर में तो बहुत डिटेल के अंदर होता है। पूरा पूरा एक लेक्चर एक एक लफ्ज़ के ऊपर चला जाता है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका फोरग्राउंड क्या है, उसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे, उसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे वगैरह। तो फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत बेस होती है, पूरी बेस फर्स्ट ईयर के अंदर है। बाकी सेकेंड ईयर बीकॉम पार्ट 1, बीकॉम पार्ट 2, इसके अंदर हम एक टॉपिक पढ़ लेते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर डेप्रिसिएशन का टॉपिक आ गया। फर्स्ट ईयर में हमने सिर्फ लफ्ज डेप्रिसिएशन पढ़ा, है ना। जैसे लिखा हुआ था, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, बस। अभी डेप्रिसिएशन किन चीज़ों पे लगता है, कैसे लगता है, कैसे कैलकुलेट होता है, इसका मतलब क्या होता है, उसकी सारी नेटिविटीज किसके अंदर आ रही होती है, सेकेंड ईयर में। लेकिन अगर आपको लफ्ज डेप्रिसिएशन ही का नहीं पता, जैसे मैंने फिक्स एसेट के अंदर उसूल बताए थे, फिक्स एसेट याद है, मैंने बताया था फिक्स एसेट, उसकी दो टाइप्स, टेंजिबल, इनटेंजिबल, फिर टेंजिबल की मजीद दो टाइप्स, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स और नेचुरल रिसोर्सेज। फिर इनके अंदर क्या क्या आता है, प्लांट एसेट्स में क्या था, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर। प्लांट और नेचुरल रिसोर्सेज में माइंस, मिनरल्स, और इंटेंजिबल में गुडविल, पैटर्न, ट्रेडमार्क, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। ठीक है। फिर इन सब में कमी को जो प्लांट एंड इक्विपमेंट है उस पे कहते हैं, उसको कहते हैं लफ्ज डेप्रिसिएशन। और माइंड मिनरल्स उसमें कमी को डेप्रिसिएशन, और गुडविल वगैरह में उसमें कमी को अमोर्टाइजेशन। याद है। तो ये लफ्जों के बारे में तो ये सारी चीजें फर्स्ट ईयर के अंदर मिलेगी, बेसिक चीजें। फिर मजीद डिटेल जो होगी वो मजीद आगे क्लासेस के अंदर जाती जाएगी। इसी तरीके से आपने इनकम स्टेटमेंट पढ़ी। अब इनकम स्टेटमेंट में हम क्या करते थे, सेल में से कॉस्ट निकालते थे, ग्रॉस प्रॉफिट आता था। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देते तो क्या आता था, नेट इनकम आती। क्या आती थी, नेट इनकम। तो अब देखो यहाँ पर लफ्जों के ऊपर बात हो रही होगी। ऊपर जो आपने रेवेन्यू में से कॉस्ट निकाली तो वहां क्या नाम लिखा, ग्रॉस प्रॉफिट। कभी आपने लिखा ग्रॉस इनकम, नहीं लिखा होगा। आपने क्या लिखा होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब सवाल यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर में जब होते हैं तो यहाँ पर पैदा होता है, यहाँ पर सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट नहीं बोला, ग्रॉस इनकम, ग्रॉस रेवेन्यू, ग्रॉस गेन, ग्रॉस प्रॉफिट, इन चारों में से प्रॉफिट ही क्यों बोल रहे हैं। फिर जब खर्चे माइनस कर दिए तो अब नेट इनकम या नेट रेवेन्यू क्यों नहीं कह रहे, सवाल आता है ना दिमाग। तो वहां पर फर्स्ट ईयर में ये छोटी छोटी चीज हुई। अच्छा, अब एक्सपेंस वहां पर लिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या कोई सा भी खर्चा आएगा सवाल के अंदर तो वो यहाँ पर ले लेंगे, रेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस वगैरह वगैरह, बहुत सारे खर्चे होते हैं। हर चीज के साथ जब एक्सपेंस लिखा तो जिसके साथ एक्सपेंस लिखा वो उठा के ऑपरेटिंग एक्सपेंस को डाल देंगे ना। ये देखो, ये चीजें फर्स्ट ईयर के अंदर डिटेल में पढ़ाई जाती है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस होंगे तो लेंगे। अब ऑपरेटिंग में मेजर कैटेगरी कौन कौन से हटा था, नंबर 1 प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। सही है। टैक्स एक्सपेंस, इनकम टैक्स वगैरह जो लगता है वो भी आपका है तो एक्सपेंस ही ना, लेकिन वो इनकम पे लगता है, ऑपरेटिंग में नहीं आएगा। तो ये मेजर मेजर पॉइंट्स होते हैं जो जब हम फर्स्ट ईयर की इनकम स्टेटमेंट सीख रहे होते हैं। फिर आगे जब सेकेंड ईयर में इनकम स्टेटमेंट वगैरह आएगी तो वो जरा बड़ी होगी, तो पहले से पॉइंट्स पता होंगे तो वो तमाम चीजें क्लियर होंगी, वरना तो सब ऊपर से गुजर जाएगा, ऐसा लगेगा यार ये तो हमने पहले कभी पढ़ाई। तो फिर उन लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है सेकेंड ईयर में। हाँ, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि
आपको या आपने कुछ पढ़ने का मूड ही नहीं है, या जो पढ़ाने वाला है उसको भी कुछ नहीं पता, उसने भी बस पास करा दिया, बस ये सवाल है, ये जवाब है, याद कर लो खत्म। जैसे इनकम स्टेटमेंट पढ़ा रहे होते हैं तो सिंपल है, एग्जिस्टिंग वगैरह, ऊपर प्रीपेड लिखा है, नीचे प्रीपेड लिखा है, माइनस करके एंट्री पास करो, ऊपर अर्नड है, नीचे अर्नड है, माइनस करके एंट्री पास करो। क्यों माइनस हो रही है, कुछ नहीं पता। तो लिहाजा देखो, जितनी कोशिश कर सको बेसिक को जल्द से जल्द कंप्लीट करो, उसकी प्रैक्टिस करो, आपके पास नॉलेज है, आपकी वैल्यू। क्लियर? अच्छा जी, तो अब हम अपने एक्सपेंस से स्टार्ट करेंगे। एक्सपेंस के अंदर हमने कहा क्या पढ़ा था? एक्सपेंस खर्चा, सही? खर्च है, पेमेंट दे रहे हैं तो उसको खर्चा बोल रहे हैं, सही? एक मैंने एग्जांपल दी थी कि फर्ज करो एक कस्टमर आया, उसको आपने चाय पानी लाया और पेमेंट करी, खर्चा हुआ। और एक या खुद ही चाय पानी मंगवाया, खुद पी लिया और पेमेंट करी, तो भी खर्चा हो गया। अब इन दोनों में फर्क क्या है? जो पहला आपने किया था कस्टमर के ऊपर, वो इसलिए किया था ताकि आपकी सेल्स बढ़े, रेवेन्यू बढ़े, कस्टमर पे अच्छा इंपैक्ट पड़े, वो 10 लोगों को और बताए, सही है? तो अब इसको बोलेंगे एक्सपेंस। तो एक्सपेंस की डिफिनेशन क्या बनी? वो पेमेंट्स जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए होती है, वो एक्सपेंस की कैटेगरी में है। लेकिन वो जो एक आप खुद मंगा के खा रहे थे, वो कोई रेवेन्यू जनरेट करने के लिए नहीं था, इसको कहते हैं ड्राइंग। ये मोटा सा उसूल है, बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर हम नहीं जाते क्योंकि फिर हमारे पास अपने टॉपिक की तरफ जल्दी से आना, ताकि मैं जल्दी से मेजर एंट्रीज पर आऊं और एंट्रीज को आके मेजर एंट्रीज जिससे आपके कॉन्सेप्ट पक्के हो जाए, वो वाली एंट्रीज बस करा दूं। बहुत ज्यादा डिटेल की अलीफ वाली एंट्रीज वो फर्स्ट ईयर के अंदर नहीं, उतनी तो आई होप सो कि सबको आती है। हाँ, जो बेसिक उसूल वाली एंट्रीज है कम से कम वो आपको आ जाए, और अगर वो नहीं आती तो उसकी वजह से आपके रीजन पक्के हो जाए, दैट्स। उसके बाद हम अपना फटाफट टॉपिक होता है। अच्छा, अब एक्सपेंस था। एक्सपेंस की कितनी टाइप्स होती हैं? बोर्ड में नजर आ रहा है? ये मैंने अभी लिख दिया, सही, ताकि थोड़ा टाइम बच जाए। तो एक्सपेंस की कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स। कौन कौन सी? एक कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक कैपिटल और एक रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर, देखो पेमेंट दोनों सूट में, पेमेंट दोनों सूट में। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं तब भी देखो लफ्ज तो दोनों के साथ लिखा हुआ है, एक्सपेंडिचर यहां पर दे रहे तब भी, यहां पर दे रहे तब भी, पैसे दोनों सूत्रों में देते हैं, एक्सपेंस तो दोनों है, लेकिन एक का नाम है कैपिटल और एक का नाम है रेवेन्यू। क्यों? अगर हम पैसे देकर कोई असेट खरीदे, मसलन पैसे देकर असेट खरीदे, असेट्स में इजाफा होता है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट, मशीनरी, व्हीकल्स, गाड़ी वगैरह कोई चीज, तो उन एक्सपेंस को क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर पैसे देकर कोई असेट में इजाफा ना हो, बल्कि उल्टा आपकी रेवेन्यू के अंदर कमी हो जाए, आपकी आमदनी कम हो जाए, वो किन सूरतों में होती है? आपने रेंट दे दिया, आपने सैलरी दे दी, आपने टैक्स दे दिया, आपने इंटरेस्ट दे दिया, आपने एडवर्टाइजिंग दे दी, आपने ट्रांसपोर्टेशन दे दिया, आपने यूटिलिटी बिल दे दिया, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारे खर्चों से क्या होता है? हमारी आमदनी में कमी होती है, हमारी रेवेन्यू कम हो जाती है। तो ऐसे अखराजात को कहते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। क्लियर? तो अब ये पॉइंट्स क्लियर हो गए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। क्लियर? अब इसी से हम आगे जब फर्स्ट ईयर में इनकम स्टेटमेंट को बनाते हैं तो वहां पर ये डिटेल बताई जाती है कि जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कौन से एक्सपेंस लेंगे? जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो वहां आ रहे, सही, और जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे वो बैलेंस शीट में जा रहे हैं। ये उसूल हो गया। और फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन
क्या ऐसा क्यों करते हैं कि जब भी आप कोई बिजनेस करें तो आपको पता हो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। और बिजनेसमैन का मकसद ये होता है कि जब भी खर्चा हो ना तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे कम से कम, क्योंकि उसका कोई बाद में कुछ नेबुल बदल तो है नहीं, आमदनी कम हो जाएगी। सही है। तो जो बिजनेसमैन होता है उसका ज्यादातर जो जोर होता है वो किसके ऊपर होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कल को वो उसका काम है, जैसे आज उसने बिल्डिंग खरीदी, कल को जब बिजनेस खत्म होगा बेचेगा तो उसका क्या होगा? उसको रिटर्न मिल जाएगा ना, ऐसी। लेकिन जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खरीदते हैं, भाई क्या हो गया, ये कलर करा दिया, ये टूट गया, भाई इसके ऊपर पैसे दे दिए, मरम्मत करवा दी, मेंटेनेंस करा दिया, ये रिपेयर करा दिया, ये किराया दे दिया, तो उसका हासिल उसूल एट द एंड नहीं मिलेगा। उस वक्त तो होता है आदमी जाने घर के अंदर रह रहे हो, एक आपको सहूलत है, कारोबार कर रहे हैं उसके अंदर, उससे भी आमदनी हासिल होगी, लेकिन एट द एंड उसका रिटर्न नहीं होगा। सही, वो चीज आपकी नहीं। तो इस वजह से जो बिजनेसमैन होते हैं उनका मकसद क्या होता है? अगर खर्चा हो तो किसके ऊपर हो? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे ना, बल्कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, कि वो एक दफा खरीद लो तो वो लाइफ टाइम आपका होगा। सही। जैसे मिसाल के तौर पर भाई एक काम करना है, वो चेयर है। अब चेयर अगर आप किराए पे लाते हैं तो फिर उसका किराया है 100 रुपये, फिर दोबारा कोई प्रोग्राम होता है 100 रुपये। लेकिन आपको बाकायदा एक इंस्टीट्यूट बनाया है, कॉलेज बनाया, तो आपने एक काम करा यार, साल में 2-4 प्रोग्राम तो हमारे हो ही जाते हैं, तो हम इतना किराया भरते हैं, सैकड़ों हजारों चेयर्स मंगवाते हैं और इतना किराया दे देते हैं। एक काम करते हैं, एक ही दफा चेयर्स खरीद लेते हैं। तो अब क्या हुआ, अब भले वो 5 साल कॉलेज चल रहा हो या 10 साल या उसको 50 साल हो गए कॉलेज, और वो चेयर कॉलेज की मिल्कियत है, तो बार बार किराया देने की जरूरत नहीं। तो ये तमाम चीजें होती हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर इम्पॉर्टेंट, जब भी हम आपका क्लियर। अब ये क्लियर है। अब आते हैं हम कुछ टर्म्स के ऊपर, क्या अकाउंटिंग के अंदर कुछ टर्म्स कौन कौन सी होती है? डिस्काउंट, एक लफ्ज होता है क्या? डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट का मतलब होता है रियायत, छूट, कटौती, सही, पैसों में कमी कर देना, ये सब इसके अंदर डिस्काउंट के अंदर आता है। ठीक है। डिस्काउंट, रियायत, छूट, कटौती वगैरह इसका आम तर्जुमा किया जा सकता है। अच्छा, अब डिस्काउंट की कितनी टाइप्स होती हैं? डिस्काउंट की 2 टाइप्स। एक कहलाता है सेल्स डिस्काउंट और दूसरा कौन सा? वेरी गुड, परचेज डिस्काउंट। सही, एक सेल्स डिस्काउंट और एक परचेज डिस्काउंट। सेल्स डिस्काउंट किसको कहते हैं? जब आप माल सेल करते हैं। अच्छा, एक उसूल याद रखना, ये फर्स्ट ईयर में पहले लेक्चर में बताया जा रहा होता है
कि आपने जब भी कोई चीज सोचनी है, अपने आप को ऑनर समझ के, अपने आप को मालिक समझ के, अपना बिजनेस समझ के कि मेरा बिजनेस है, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे बिजनेस में किस चीज में इजाफा हो रहा है, मेरे बिजनेस में किस चीज में कमी हो रही है, ये चीज सोचनी है आपको। यानी बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है, बिजनेस से बाहर क्या करते हैं, कोई और क्या कर रहा है, वो नहीं सोचा, वो सोचा सारा सवाल जीरो। ये उसूल याद है, ठीक है। अगर आपने सेल किया और उसका कोई डिस्काउंट दिया तो क्या कहलाता है, सेल डिस्काउंट। अगर आपने कुछ चीज परचेज की और कोई डिस्काउंट लिया तो वो क्या कहलाता है, परचेज। सिंपल, परचेज कर रहे हैं तो कौन सा डिस्काउंट बन जाएगा, परचेज डिस्काउंट, और सेल करते हुए अगर कोई डिस्काउंट होगा तो सेल्स डिस्काउंट। क्लियर? अच्छा, अब मुझे ये बताओ, सेल डिस्काउंट लेते हैं कि देते हैं? सेल्स डिस्काउंट लेते हैं कि देते हैं? सेल्स डिस्काउंट देते हैं, क्योंकि जब हम माल बेच रहे होते हैं तो कस्टमर्स हमसे क्या बोलते हैं कि यार डिस्काउंट दो कुछ, तो हम बोलते हैं चलो ठीक है इतने रुपए कम दे, तो हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। तो सेल्स डिस्काउंट हम देते हैं, लिहाजा इसको डिस्काउंट अलाउड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट दिया। और डिस्काउंट गिवन दिया, और क्या कहते हैं, डिस्काउंट गिवन भी कहते हैं। डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट गिवन, डिस्काउंट। अच्छा बताओ, परचेज डिस्काउंट लेते हैं कि देते हैं? जब आप माल खरीदते हैं तो क्या बोलते हैं, यार तो डिस्काउंट दो, तो क्या करते हैं, लेते हैं। तो लिहाजा परचेज डिस्काउंट को डिस्काउंट रिसीव्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड। या अल्फाज दिगर, डिस्काउंट टेकिंग दिगर, हासिल करना। क्लियर? तो लोग ये एक ही नाम होते हैं। बाद में अगर पेपर के अंदर हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं तो सेल डिस्काउंट, परचेज डिस्काउंट लिखा हुआ आ जाए तो वो तो हमें पता है। इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो सेल में से सेल डिस्काउंट लेस हो जाएगा, और परचेज है तो परचेज में से परचेज डिस्काउंट लेस हो जाएगा। पता चला वहां पर लिखा हुआ डिस्काउंट रिसीव। अब आप सुन रहे हो, ये लोग सुबह ने कभी पढ़ा ही नहीं, न कभी देखा, न कभी सुना। ये क्या चीज, या लिखा हुआ डिस्काउंट अलाउड, अब आपको पता ही नहीं, तो क्या फायदा फिर ऐसे पूरा साल पढ़ने का, कि आपके सामने कोई लफ्ज आए जो आपने पहले कभी पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, सुना नहीं है, और आप उसके बारे में कोई फैसला नहीं कर सकते कहाँ जाएगा। तो देखो, जो पेपर आ रहा होता है वो पहले आपने कभी नहीं किया, लेकिन उसूल आपको क्लियर होने चाहिए, ताकि कोई भी चीज आए, सवाल कैसा ही क्यों ना हो, आप सवाल को सॉल्व कर सकें। ठीक है, अपने लेवल तक सारी नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर हो गया? अच्छा मुझे बताओ, सेल डिस्काउंट फायदा होता है, नुकसान होता है? बात हो सकता है किसी का जवाब हो फायदा, किसी का जवाब हो नुकसान। उसूल सोचो, अपने आप से सोचना है। सेल कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, है ना। अपने आप को सोचना है कि हमने सेल किया, और सेल फर्स्ट करो कितने का किया, 1000 का आपने माल बेचा, उससे बोला डिस्काउंट दे दो, आपने बोला ठीक है 100 रुपये डिस्काउंट। तो अब आपके पास 1000 तो नहीं आएंगे, 100 रुपये डिस्काउंट दे दिया आपने। अब आपके पास कितने आए, 900 रुपये। आने कितने चाहिए थे, 1000। तो बताओ फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है, कम आ रहे हैं पैसे। तो सेल्स डिस्काउंट हमारा नुकसान, सही।
लिहाजा इसको डिस्काउंट एक्सपेंस भी क्या कहते हैं, डिस्काउंट एक्सपेंस। अब बताओ इनकम स्टेटमेंट के अंदर ही बहुत सारे खर्चे लिखे हुए हों, सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस, सप्लाईज एक्सपेंस, इसके साथ ये भी लिखा हो डिस्काउंट एक्सपेंस। अब आप फर्स्ट ईयर के अंदर कहाँ लेके जाते इसको, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डाल देते क्योंकि इसके साथ भी एक्सपेंस लिखा हुआ ना। ये क्या है, सेल्स डिस्काउंट ही का दूसरा नाम है, तो ये जाएगा ऊपर ही सेल्स में से लेस। क्लियर है, ठीक है। अच्छा बताओ परचेज डिस्काउंट हमारे लिए फायदा नुकसान है। अब हमने माल परचेज किया फर्ज करो 1000 का, अब हमने बोला हमें कुछ डिस्काउंट दो, तो उसने बोला 100 रुपए, तो अब हम उसको 1000 ही रुपए देंगे, नहीं 100 रुपए काट के देंगे ना, 900 रुपए। तो हमारे पास से जाने चाहिए थे 1000, लेकिन डिस्काउंट की वजह से हमारे पास से कितने जाने 900। तो फायदा हो रहा है कि नुकसान, फायदा। लिहाजा इस फायदे को हम क्या कह सकते हैं, डिस्काउंट इनकम। तो देखो ये सिर्फ डिस्काउंट के बारे में मैंने मोटी मोटी बातें बता दी, डिटेल के अंदर अभी नहीं जा रहा क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ आपकी चीजों को रिकॉल कर रहा हूँ। इसी के ऊपर आधा घंटा बोला जा सकता है कि ये कहाँ है, क्यों है, कैसे आता है, किधर से आता है, लेकिन मैं सिर्फ मोटी मोटी बातों को डिस्कस करते हुए आगे जा रहा हूँ ताकि वो चीजें आपकी रिकॉल हो जाए, और जब सेकेंड ईयर में ये पॉइंट्स आए तो वो आपको मोटी मोटी बातें पता हो। ठीक है, देखो डिस्काउंट ओके हो गया, डिस्काउंट के अंदर क्या कहानी है। नेक्स्ट डिस्काउंट के बाद क्या चीज आती है, एक टर्म आती है रिटर्न एंड अलाउंसेस। अभी मैं इसके ऊपर एक स्टैटिक सा बना दिया है, ये मैं बाद में बताऊंगा। एक नाम क्या होता है, रिटर्न एंड अलाउंस, पढ़ा होगा। मतलब क्या है, बेसिकली वापसी, वापस कर देना रिटर्न। और किसी भी सूरत में हो, खराब था या आपके म्यार पे पूरा नहीं उतरा, वापस कर दिया, दैट इज कॉल्ड रिटर्न। पूरा नाम होता है रिटर्न एंड अलाउंस। इसकी कितनी टाइप्स होती है, रिटर्न एंड अलाउंस की? इसकी भी 2 टाइप्स। सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न। सही, कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स, एक सेल रिटर्न और एक परचेज रिटर्न। अच्छा, सेल रिटर्न का मतलब सिंपल, अगर आपने माल बेचा है, अपने आप के हिसाब से ही सोचना, अगर आपने माल बेचा है, माल बेचा, वो वापस आ जाए, दैट इज कॉल्ड सेल रिटर्न। अगर आपने माल परचेज किया है और आपने समझ में नहीं आया, आपने वापस कर दिया, दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। क्लियर, सेल रिटर्न परचेज रिटर्न की बात कि अगर सेल किया हुआ माल वापस आ जाए तो सेल रिटर्न, परचेज किया हुआ माल वापस कर दिया जाए तो परचेज रिटर्न। ये पॉइंट क्लियर। अब आते हैं अलाउंस। इन दोनों में फर्क क्या है, वरना तो आप एक ही लफ्ज लिखते हैं ना, पूरा नाम सेल रिटर्न एंड अलाउंस, परचेज होता तो परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, अलग अलग तो नहीं लिखते। अच्छा, अब एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको हमेशा के लिए डिफरेंस क्लियर हो। फर्ज करो 1000 रुपए का तुमने माल बेचा, सही, तो
अब 1000 का माल बेचा है, अब उस बंदे से हमने कितने लेने, 1000 रुपये लेने ऐसी। लेकिन फर्ज करो 100 रुपये का माल खराब निकला, सही, उससे वापस करा दिया, हमने वापस ले लिया उससे। अब उस बंदे से कितने लेने, 900 रुपये। क्लियर? ये चीज कहलाती है सेल रिटर्न। क्या कहलाता है? सेल रिटर्न। अच्छा, ये जो माल वापस आया इसका हम क्या करेंगे? 1000 डालेंगे। क्या करते हैं इसका? अब ये फर्स्ट ईयर की बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, सिंपल सी बात, इसके ऊपर दोबारा से काम करेंगे और फिर दोबारा ये सही हो जाएगा, हम इसको दोबारा उतने ही लाभों में बेच देंगे। सही, ये पर्पज होता है। तो ये रिटर्न का मतलब क्लियर हो गया कि आपने माल बेचा 1000 का, 100 रुपये का खराब था, आपने उसको वापस मंगवा लिया, अब उससे आपने कम लेने पैसे, तो ये उससे 100 रुपये का माल वापस करा, तो ये कहलाएगी सेल रिटर्न। फिजिकल चीज ले रहे हैं। क्लियर? अब एक एग्जांपल क्या है, सेम कोई 1000 रुपये का माल बेचा, लेकिन माल की नौयत क्या थी, कुछ कांच के सेट थे, कुछ कांच के गिलास थे, कुछ भी गलत, 100 रुपए के टूट गए, चकनाचूर हो गए, तो क्या हम वापस मंगवाएंगे उसको, बैठ के जोड़ेंगे उसको? नहीं ना, अब तो हमारे किसी काम के नहीं रहे। क्या बोलेंगे हम? यार फेंक दो उसको, यही बोलेंगे ना। और क्या बोलेंगे? यार 100 रुपए कम दे देना। डायरेक्ट अमाउंट में कमी कर दी, कोई फिजिकल चीज वापस नहीं मंगवाई, इसको कहते हैं अलाउंस। क्लियर? तो पता चला दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर फिजिकल चीज वापस मंगवाई जाए तो वो रिटर्न कहलाती है, और फिजिकल चीज वापस ना मंगाई जाए, डायरेक्ट अमाउंट में कमी कर दी जाए, वो चीज कहलाती है अलाउंस। क्लियर? अच्छा, रिजल्ट दोनों का सेम है। जब वापस मंगवा ली थी तब भी 900 ले रहे, 100 रुपए कम, और पैसे कम कर दिए 100 रुपए, तब भी कितने ले रहे, 900 रुपए। यानी दोनों का एंड रिजल्ट सेम है, दोनों का एंड रिजल्ट सेम है। इस वजह से एक ही नाम लिख दिया जाता है, रिटर्न एंड अलाउंस। वरना अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो इन दोनों की अलग अलग है। क्लियर हो गया? रिटर्न और अलाउंस में फर्क क्या है, और इनको एक साथ ही क्यों लिखते हैं, सबके जवाब दे दूंगा। क्लियर? नेक्स्ट एक टर्म होती है रिटर्न एंड अलाउंस। ये क्लियर हो गया? सही। अब एक टर्म इस्तेमाल की जाती है एक्रूड। क्या टर्म इस्तेमाल होती है? एक्रूड। एक्रूड का लफ्ज निकला किससे है? एक्रूड। ये तो सेकंड फॉर्म है ना, एक्रूड। फर्स्ट फॉर्म क्या है इसकी? एक्रूड। एक्रूड का मतलब होता है वाकया होना, सही, और एक्रूड वाकया हुआ। एक्रूड का मतलब क्या बना? वाकई हुआ। अब एक लफ्ज है एक्रूड, लेकिन जब भी ये लफ्ज एक्रूड आएगा इसके दो मीनिंग होंगे। या फर्स्ट ईयर का पूरा आपके जहन में आ रहा होगा कि कभी इसका क्या मतलब होता था, कभी इसका मतलब टेबल, तो कभी इसका मतलब रिसीवर। सही, यानी लफ्ज एक ही है एक्रूड, लेकिन कभी इसका मतलब है पेबल, तो कभी